जब तक आप लोग डिसिप्लिन नहीं होगा, क्या लगता है कि दरोगा ऐसे ही बन जाइएगा? आपके अंदर पहले वो काबिलियत आनी चाहिए और डिसिप्लिन आना चाहिए। ये नहीं कि केवल इतिहास ज्योग्राफी रट ली आप दरोगा बन जाइएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है साहब, आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। ये कौन बताइए लेट आना, पेमेंट नहीं टाइम पे, लेट बताइए कि कहीं मर्डर हो जाएगा, आपको फ़ोन करेगा दरोगा बन जाइएगा तो क्या कहिएगा कि लाश जला के रखो, तेरह हम आएंगे भोज खा के केस फरियाद देंगे? हाँ, ये बोलिएगा कि एन टाइम पे पहुँचिएगा? हाँ बताइए, ये लक्षण धरले रहेगा। किस सवाल तक हुआ था? सही बात बोले, गलत बोले हैं कि आप दरोगा बनने वाले, अधिकारी बनने वाले, आपको 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा और आप हमेशा अभी से ही लेजी रहिएगा। और दरोगा बन जाएगा तो क्या होगा? देश का क्या होगा बताइए, बिहार का क्या होगा? तो चलिए अगला है, कौन सी, हम लोग 4 सवाल इससे पहले किए हुए थे, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है साहब, उसके बाद तारना जो था ये तिब्बती लेखक था। कौन था? ये तिब्बती था साहब। और इत सिंह जो है ये 673 ईस्वी में आया था, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा इतिहास मिलता नहीं है। ठीक है साहब, इत सिंह का। और ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आया था साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए चीनी यात्री पूछा गया है तो कई बार पूछ देता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला फाहियान कहाँ का यात्री था। सवाल यहाँ से भी निकाल सकता था, याद रखना कहाँ का था ये? चीनी का था। ये तिब्बती था। ह्वेनसांग जो आया था ये भी कहाँ का था? ये चीनी ही था। ठीक है साहब, और ये तिब्बती था। ये सारे याद रखिएगा। इत सिंह जो था ये भी चीन से ही आया था, लेकिन इसका कोई विशेष जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है साहब, अब देखिए बीपीएससी हो या दरोगा हो, ये कौन किसके दरबार में आया था, यहाँ से सवाल, और कहाँ का यात्री था। तो ये सवाल आपको बार बार पूछेगा कि मेगास्थनीज कहाँ से आया था, किसके दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद डायमेकस, डायनोसियस, ये सब किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको पूछा जाएगा। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था। तो ये सवाल पूछा जाएगा सवाल यहाँ से। तो हम लोग प्रयास किए हैं कि जो जो भी यात्री आया है किसी के दरबार में, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर लें, कवर कर लें। चलिए साहब, तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितना वर्ष तक? 14 वर्ष तक भारत में रहा। और अपनी पुस्तक, इसकी किताब है फांव कुओं की। क्या है? फांव कुओं की इसकी किताब है, और उसमें इन्होंने भारत का वर्णन किया, भारत के बारे में लिखा है। और इस किताब में सबसे ज़्यादा सुखी, समृद्ध जो बताया है, भारत के किस शहर को बताया है, किस क्षेत्र को? मध्य प्रदेश की जनता को सबसे ज़्यादा सुखी बताया है। कि मध्य प्रदेश की जो जनता थी जिस समय ये आया था फाहियान, कहता है ये कि मध्य प्रदेश की जनता जो थी सबसे अधिक सुखी थी। ठीक है साहब, तो कई बार सवाल यहाँ से भी क्लियर करता है कि फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उन्होंने कहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा समृद्ध और सुखी बताया? तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश की जनता को। चलिए, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कहाँ का था साहब? ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। और किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत मेगास्थनीज था, ये दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, इसके किताब का क्या नाम है? इंडिका, में मौर्यकालीन समाज एवं वहाँ के संस्कृति के बारे में लिखा है। तो याद रखना मेगास्थनीज वो जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यूनान का रहने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसका जो किताब है इंडिका, इससे मौर्यकालीन इतिहासों का पता चलता है। ठीक है साहब, चलिए अगला देखिएगा साहब, डायमेकस। डायमेकस या सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। देखिए ये सीरिया का राजा है, सीरिया का राजा है जिसका क्या नाम है? आंतियोकस। क्या नाम है? आंतियोकस। ठीक है साहब, यहाँ का राजा है जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। देखिए डायमेकस, डायमेकस ये किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और किसका ये राजदूत था? आंतियोकस का राजदूत था। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए फाहियान के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए मेगास्थनीज के बारे में, और उसके बाद पढ़े हम लोग डायमेकस। अब चले साहब
डायनोसियस। कौन है? डायनोसियस। ये मिस्र का जो राजा था जिसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस। क्या नाम था? टॉलमी फिलाडेल्फस। इसका ये राजदूत था और ये किसके दरबार में आया था? अशोक का। देखिए मौर्य काल में 3 राजा क्रम से है। मौर्य काल का 3 राजा, एक तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके दरबार में कौन आ गया था? मेगास्थनीज। इसके बाद कौन आ गया? बिंदुसार राजा बना, बिंदुसार। और इसके दरबार में कौन आया? डायमेकस। कौन आया? डायमेकस आया। यहाँ से सवाल दूसरी प्रकृति से भी पूछ सकता है कि मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि इसी के दरबार में है तो डायमेकस को। उसके बाद देखिए बिंदुसार, उसके बाद कौन? अशोक। और अशोक के दरबार में कौन आ जाता है? तो डायनोसियस। कौन आ जाता है? डायनोसियस। ठीक है साहब, इस तरह से क्रम से हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन। देखिए आपको फाहियान और ह्वेनसांग ये 2 चीजें कंफ्यूज करेगा। ह्वेनसांग और फाहियान कंफ्यूज करेगा। देखिए ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 629 ईस्वी में ये चीन से निकला, ये चीन का यात्री था, चीन से निकला। और 630 में ये कहाँ पहुंच गया? भारत पहुंच गया। जब भारत पहुंचा तो ये 15 वर्ष तक यानी 645 तक ये भारत में रहा। और ये जो आया था नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करने आया था? अध्ययन करने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करने आया था, ठीक है साहब। इसकी यात्रा वृत्तांत जो है, इसकी किताब है जिसका नाम है CU की। क्या है? CU की। इसमें इसको अपने समय का जो भी चीज़ें था उसके बारे में लिखा है, जो भी चीज़ें भारत में इसको अनुभव हुआ उसके बारे में, और ख़ास करके इन्होंने बौद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। चलिए, अल्बेरूनी महमूद गजनवी के साथ, अल्बेरूनी जो था ये राइटर का नाम है, अल्बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये अरबी का मतलब तुर्कमेनिस्तान के लेखक थे। तो याद रखिएगा अल्बेरूनी ये मध्यकालीन इतिहासकार है, ठीक है साहब। और ये किसके समय आया था? महमूद गजनवी के समय आया था। इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद, या इसी को क्या बोलते हैं? क्या होगा? रात लाइट नहीं था क्या? रात लाइट नहीं था? क्या हुआ? बोर्ड भी अब नहीं हो रहा लगता। देखिए दरोगा और BPSC दो एक ऐसा एग्जाम है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को छोड़ दीजिए, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके लिए उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जो ऑफलाइन एग्जाम होता है उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कहीं भी चल जाइए, अगर वो बैच स्टार्ट करता है तो बैच स्टार्ट करने से पहले वो प्रीवियस ईयर करवाता है। और ये ज़रूरी भी होता है ताकि आपके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन पाए कि सवाल कहाँ से आया। आप अगर अब जैसे पढ़ लिए कि बिंदुसार के दरबार में, अशोक के दरबार में, जब भी आप अगर उसका पूरा डिटेल्स पढ़िएगा तो आपका दिमाग यहाँ पर फोकस्ड रहेगा कि यहाँ से सवाल आया है, और आप वहाँ बारीकी से पढ़ना शुरू करिएगा, समझ रहे। और जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है या नहीं जाता है, तो फिर आप बारीकी से नहीं पढ़िएगा, फिर आप ऐसे ही पढ़ते निकल जाएगा, लगेगा ये पूछेगा या नहीं पूछेगा। जब पूछा या हुआ नजर आता है तब लगता है कि हाँ यहाँ से सवाल आता, फिर आप बारीकी से ध्यान से पढ़िएगा। और आप देखिए बराबर जितना भी संस्थाएं हैं वो अगर स्टार्ट करता है तो पहले प्रीवियस ईयर, नहीं यकीन है तब ज्ञान बिंदु का जो टीचर है आप जा करके उसके इंटरव्यू को देख लीजिए कि उसके पढ़ाने का तरीका क्या है, वो क्या बोलता है, सो देखिए आप, ठीक है। और भी जो स्पेशली दरोगा के लिए जाना जाता है या जो BPSC के लिए जाना जाता है, आप उससे उसका इंटरव्यू जा करके देखिए कि उसको जब पूछा जाता है कि आपके यहाँ से इतने दरोगा निकला है, इसका राज क्या है, तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ का नाम लेता है तो प्रीवियस ईयर का नाम लेता है। और हम लोग प्रीवियस ईयर की अहमियत को समझते ही नहीं है। दूसरी बात है, अभी पटना में हमको लगता है कि दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जी है ना, ज्ञान बिंदु जो है रोशन सर का, मेरे समझ से कि दरोगा के लिए जाना जाता है, दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए फैक्ट्री तो स्वाभाविक है। अब बताते हैं आपको, मेरे यहाँ 50 बच्चा है, 2 दरोगा बनेगा तो फैक्ट्री तो नहीं बन सकता है, क्योंकि 50 बच्चा मेरे यहाँ है। और कहीं पर 25,000 बच्चा है और वहाँ से 15 निकल गया, तो रेशियो आप लगाइए।
आप रेशियो लगाइए तो फैक्ट्री तो हुआ ना साहब, क्योंकि वहाँ 15 निकला है। आदमी ये नहीं देखता कि 25,000 30,000 बच्चा में 15 गो निकला है, समझ रहे, 22 गो निकला है, जो भी निकला है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो अलग बात है, उस पर हम नहीं, हम उनके ये चीज़ें बता रहे हैं कि अगर 15 को बच्चा निकला है, 10 को बच्चा निकला है, और जब वो 10 बच्चा निकलता है, जब उनकी इंटरव्यू लिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपका जो इतना बच्चा निकला है, आपको क्या लगता है कि पढ़ाने का कौन सा चीज़ें था जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। आप देखिएगा उसके मुँह से सबसे पहला लाइन यही निकलता है कि बच्चों को प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है, पहला लाइन नहीं निकलता। और आप ज्ञान बिंदु का किताब भी निकला है प्रीवियस ईयर का, तो आप एक ऐसा काम करिए, हम आपको बताते हैं, आपके लिए भी बेहतर है कि एक ज्ञान बिंदु का या जो भी आपको किताब बेहतर लगता है उसका प्रीवियस ईयर का किताब ले लीजिए। और जो हम तो अभी 22 करवाए हैं, आप 22 वाला भी कंटेंट निकाल करके देखिएगा कि कंटेंट किस में बेहतर है, किस में अधिक कंटेंट है। हम देखिए, हाँ तो उसमें किस में, ज्ञान बिंदु में, हाँ तो उसमें दिया, हाँ उसमें है क्या कि 2-2 3-3 लाइन का दिया है। मेरा क्या टॉपिक कवर कर दिया, क्योंकि हम 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो किताबें हैं। हम चाहते हैं कि वो 3 लाइन लिखा है कि हम 10 लाइन लिख दें, ताकि 1% क्योंकि 1% अगर रिस्क लेंगे ना तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। 1 नंबर से अगर आप बाहर हो जाइएगा ना तो फिर ये तो ठीक है कि हम तो कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे कि चलो ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, बच्चों को सांत्वना दे देंगे, बच्चा मेरा बात भी सुन लेगा, लेकिन आपके फ्यूचर के साथ क्या होगा बताइए। आपका अटेम्प्ट तो चला जाएगा, फिर जीरो से शुरू करिएगा। तो मेरा प्रयास है कि इतना कंटेंट हम भर दें, क्योंकि अभी टाइम भी है, अभी टाइम है। अगर एक सेट को आप 2 दिन में भी पढ़ लेते हैं, 3 दिन में भी कर पाते हैं, तो अभी आपके पास 6-7 महीना टाइम है, आप कर सकते हैं। इसी लेकर के हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसी लेकर के हम कंटेंट प्रयास करते हैं कि वो उतना डाल दें ताकि आपसे एग्जाम का जो भी सवाल हो कमो बेश यहीं से निकल के आ जाए, उतना कम से कम निकल के आ जाए जहाँ रिजल्ट के आसपास हम लोग मंडरा सकते हैं। बस यही मेरा प्रयास होता है। तो एक इसलिए टेली करने के लिए बोले, आपको ये भी समझ में आएगा, अगर प्रीवियस ईयर इतना बेहतर है, इतनी ज़रूरी है, जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट वाला बोलता है इतनी ज़रूरी है, और उतनी ज़रूरी में तो हम लोग भी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, सवाल तो वही है। दूसरी बात है, प्रीवियस ईयर में जितना कंटेंट वो डाला है एक्सटर्नल फैक्ट्स, कहीं उससे अधिक हम लोग डाल रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा, हमें जैसा लगता है। और ये विश्वास करके अगर आप कर रहे हैं, और मेरा ही बात पे विश्वास नहीं, आप दूसरे चैनल को भी देखिए, तीसरे चैनल को भी देखिए, आपको बेहतर क्या कहते हैं समझ विकसित होगा। तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें बेहतर है और ये चीज़ें करना चाहिए, तब आपको आत्मविश्वास आएगा और तब जा कर के आप करना शुरू करिएगा। ऐसे जो है जो बहुत जो पुराने बच्चे हैं उनको पता ही है प्रीवियस ईयर का क्या मायने होता है। आप देखते होंगे कभी कभी किसी किसी को दरोगा बन गया है, लेकिन उसको आपके इतना भी नॉलेज उसके पास नहीं होता है। ये नहीं कि वो सब घुसे दे के गया है, ऐसा बात भी नहीं है, ऐसा बात भी नहीं है कि सीटें खरीद के गया। एक बात याद रखिए, कोई भी वैकेंसी निकलती है ना, अगर 2000 निकली है ना तो आप उसको 1800 मान के चलिए, और उससे अधिक ये सोचिएगा कि 2000 निकला है तो 1500 सीट भी किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। 2000 सीट है तो 200 सीट इनफ है कि इधर उधर बगलिंग कर सकता है कोई भी, उससे अधिक नहीं। आप ये समझिए कि 1800 पे हम फाइट कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपको जो बोले कि आपसे कमजोर बच्चा निकाल लेता है, क्यों निकाल लेता है? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी किया, प्रीवियस ईयर को मायने रखा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, प्रीवियस ईयर को पढ़ा, प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द को पढ़ा, करंट अफेयर को करते गया, और उसके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया, लेकिन उतना नॉलेज हासिल कर लिया कि रिजल्ट दे दिया, शामिल हो गया। बस यही तो स्मार्ट स्टडी है, यही होना भी चाहिए। चलिए, और हम लोग उससे अधिक जानते हैं लेकिन यही रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग उसके की को नहीं पकड़ पाते हैं। पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन किस चीज़ को पढ़ना है उस चीज़ समझ नहीं पाते हैं। प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं तो बहुत बच्चा देख रहे हैं, इग्नोर कर रहा है कि प्रीवियस। एक लड़का बोला सर प्रीवियस, आपको लगता है सर ऑफिस में है, हाँ इसी बैच का बच्चा, कि सर, हाँ बोले क्या हुआ, नहीं नहीं ऐसा थोड़े हम बोलेंगे, लेकिन नहीं आया। तो सर आप जो सर करवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इससे दरोगा हो जाएगा, समझ रहे हैं?
तो हम बोले क्या कि अगर आपको नहीं लगता है तो पहला नंबर तो ये 5 महीना का है बैच। दूसरी बात है, हम तो पहले ही बता दिए थे कि इस बैच में क्या क्या पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर करवाएंगे और उससे जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको करवाएंगे। तीसरी बात है कि अगर आपको ये लग रहा है कि प्रीवियस ईयर से सवाल नहीं पूछता है तो आप तो स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं। चौथी बात है, आपको लगता है कि इस बैच से नहीं हो सकता है तो फाउंडेशन बैच भी है, आप 0 से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जून में वैकेंसी देगा, अगस्त सितंबर तक में वो एग्ज़ाम लेगा, तो अब तो 6 महीना में तो कोई सिलेबस नहीं करवा पाएगा, 0 से लेकर के करवा पाएगा क्या? जीके जीएस का सिलेबस है कि 0 से लेकर के 6 महीना में आपको दरोगा तक के चीज़ों को, बीपीएससी तक के चीज़ों को पढ़ा देगा? नहीं संभव है। तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, उस समय फिर ये नहीं बोलिएगा कि सर 6 महीना में कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर 5 ही महीना में कंप्लीट हो जाता तो बच्चा 15 महीना जो आता है फाउंडेशन बैच में पढ़ने के लिए क्यों आता? तो नहीं सर वो बात नहीं बोले, हमको ये लगता है कि प्रीवियस ईयर से नहीं हो पाएगा। तो हम बोले आपको जो लगता है जिससे आपको हो पाएगा तो आप वही करना शुरू कर दीजिए, क्यों आ रहे हैं आप? प्रीवियस ईयर से कोई सवाल पूछता है? कौन बोल दिया? पूछले सवाल पूछेगा तो फालतू माप आ रहे हैं। फिर अगला दिन आया, अगला दिन पढ़ा, जब क्लास ऑफ हुआ आपको बैच छोड़े तब ऑफिस में आके बोलता है आज सर न बड़ा मज़ा आ गया पढ़ने में। बोले क्या हुआ? न आज लगा कि हो सकता है, समझ रहे? हाँ। अब फिर अगला दिन क्विज का जो ही नाम हुआ गायब, टेस्ट का नाम आया गायब। अब बताइए, आप ये भी खोज रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, जितना दे रहे हैं, जितना चीज़ें करवा रहे हैं, उतना में ही आप शामिल नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या आप सोचते हैं बताइए? चलिए साहब, अगर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है साहब, आपको ज़बरदस्ती तो नहीं लाए हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है साहब, हम लोग तो पहले ही बोल चुके, सवाल की गिनती तो यहीं से होगा। चलिए साहब, अगला है, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तुर्कमेनिस्तान तक ना। चलिए, इनकी पुस्तक जो है किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद, और हिंदी में इसको बोलते हैं भारत की खोज। क्या बोलते हैं? भारत की खोज। तो याद रखिएगा कि अल-बरूनी की किताब है किताब उल हिंद या तहकीक के हिंद, या इसी को बोलते हैं भारत की खोज बोलते हैं। और ये जो आया था किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था। अल-बरूनी, फिरदौसी एवं उलवी, ये तीनों जो थे किसके दरबारी थे? महमूद गजनबी के दरबारी थे। कई बार सवाल यहाँ से भी पूछ देता है कि उलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा करता था, किसके दरबारी थे? तो याद रखिएगा महमूद गजनबी के दरबार में उलवी, फिरदौसी और अल-बरूनी। उत्तवी, हाँ उत्तवी। चलिए ठीक है ना, उत्तवी कर लीजिए। चलिए, उसके बाद है कि विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में इटली के यात्री, याद रखिएगा कहाँ का है ये? इटली का है। कई बार ये पूछा भी गया सवाल। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी 1420 ईस्वी में इसके दरबार में आया था। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। ये कहाँ का यात्री था? इटली का था, और नाम क्या था? निकोलो कॉन्टी। कब आया? 1420 में आया। चलिए, फारस यात्री यानी फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में 1442 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1442 ईस्वी में आया था। देखिए, देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कॉन्टी और देवराय द्वितीय के दरबार में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है साहब। चलिए, पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा, ये दोनों तुलु वंश का जो शासक था कृष्ण देवराय, इसी के दरबार में 1515 ईस्वी में आया था। डोमिंग पायस और बारबोसा, ठीक है, दोनों आया था, इसको याद रखिएगा। डोमिंग पायस कई बार साहब पूछा गया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है कि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक रिहला में सल्तनत कालीन व्यवस्था का क्या है? वर्णन किया है। और आपको पता है कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक 1336 में क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री बना दिया था। फिर और 1342 में से जो है सो राजदूत बना करके चीन भेजा था। ठीक है साहब। चलिए, इत सिंह 673 ईस्वी में भारत आया था, और इससे जुड़ा हुआ और भी कंटेंट कुछ मिलता
नहीं है साहब। चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट यात्री था जो भारत आया था उससे जुड़ा हुआ फैक्ट इतना था साहब, ध्यान में रखिएगा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था? तो आंसर क्या आ जाएगा साहब? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इन्होंने कब किया था प्रकाशित? 1903 में इंडियन ओपिनियन। बाकी आप देख रहे हैं नवजीवन, न्यू इंडिया, ठीक है साहब, ये सारे जो पुस्तक है किनका है? गांधी जी का है, पत्रिका है ये सारे। तो हम लोग देख रहे थे कुछ पत्रिका वगैरह, अगर हो सकता है कि सवाल यहाँ से फिर रिपीट करे दूसरे ढंग से। चलिए देखिएगा साहब, तो ये इंडियन ओपिनियन, ये अफ्रीका से, जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे तो वहाँ से इन्होंने प्रकाशित किया था, जून 1903 में प्रकाशित किया था, ठीक है साहब। गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, ठीक है साहब, ये एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी था, उनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और याद रखिएगा कि गांधी जी जिस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए उसी वर्ष कौन आ गई थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत आई थी। दोनों एक साथ याद रहेगा कि एनी बेसेंट कब भारत आई थी? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी 1893 में। और गांधी जी भारत आए 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। और जिस वर्ष गांधी जी आए उसी वर्ष उनका गुरुजी चले गए, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरुजी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और वो 1915 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा कि गांधी जी अफ्रीका गए तो एनी बेसेंट आई, और गांधी जी आए तो उनके गुरु गए, सब दिन के लिए। आए समझ में? ठीक है साहब, तो 4 चीजें याद हो जाएगा यहाँ से। चलिए साहब, और इसी वजह से हम लोग 9 जनवरी को क्या मनवाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। और कब से मनाया जाता है? 2003 से। 2003 से पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 2003 में। और कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। पहला प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में। और अभी जो है प्रवासी भारतीय दिवस, उसमें जो है सो कौन आया था? इरफान अली आया था, गयाना का राष्ट्रपति, वो मुख्य अतिथि के रूप में आया था ना। चलिए साहब, सब करंट अफेयर में से डाले हुए हैं। चलिए, ये बात याद हो गया साहब कि 19 जून 1903 में जब अफ्रीका में ये थे, तब इन्होंने एक पत्रिका लॉन्च किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। और याद रखिएगा कि 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना भी इन्होंने अफ्रीका में ही किया था। ठीक है साहब। चलिए, अगला है कि इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जून 1903 में किया गया। और इसके प्रथम संपादक जो थे कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर। गांधी जी इनको किए थे, लेकिन संपादक जो था कौन था? मनसुख लाल नजर। ठीक है साहब। चलिए, यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी 1919 ईस्वी में किए। यंग इंडिया, देखिए आदमी है ये ओल्ड, देखने में इनका फोटो कैसा मिलता है? ओल्ड, लेकिन इसकी पत्रिका कैसा है? यंग। क्योंकि 2 आपको मिलेगा, एक मिलेगा न्यू इंडिया, ये मिलेगा न्यू इंडिया, और एक मिलेगा यंग इंडिया। ये दोनों आपको कंफ्यूज करेगा। जहां ये आ गया ना तो याद रखिए दोनों साथ आएगा, जमुआ है ये, समझे ना। जब भी आपको पूछेगा तो दोनों ऑप्शन साथ में देगा। तो याद रखिएगा कि गांधी जी का फोटो हमेशा कैसा मिलता है? ओल्ड। तो ओल्ड व्यक्ति कैसा वाला? यंग वाला। आए समझ में? तो एक याद रहेगा तो दूसरा आसानी से आपको याद रहेगा। चलिए साहब, हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1932 में किया गया गांधी जी के द्वारा। ठीक है साहब। चलिए, गांधी जी की प्रमुख पत्रिका नवजीवन, हिंद स्वराज एवं एक पुस्तक इनका है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? माय एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। ठीक है साहब। और गांधी जी के जीवनी का प्रकाशन जो हुआ था 1951 में हुआ था। और आपको बताए थे प्रीवियस ईयर वाले में कि कौन क्या था? डी.जी. तेंदुलकर। चलिए, सही बात है। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने गए थे। ये बात अभी बताए हैं। गांधी जी भारत वापस जो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और गांधी जी अफ्रीका में ही 1910 में अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना की थी साहब। तो इतना फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। गांधी जी की जो भी पत्रिकाएं थी उनसे जुड़ा हुआ बातें। ठीक है साहब। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यू इंडिया। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रिका किनकी है? एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया है। न्यू इंडिया जो थी ये दैनिक पत्रिका थी, जबकि कॉमनवेल्थ जो थी ये साप्ताहिक पत्रिका। एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में। इनकी 2 पत्रिका याद रखना है साहब, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। ठीक है साहब। तो न्यू इंडिया ये दैनिक थी और कॉमनवेल्थ ये साप्ताहिक थी।
आज समझ बात है। चलिए साहब, इतना फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, दरोगा का सिलेबस जो है ना वो लगभग देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में ही हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इतना कंटेंट इसीलिए डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको सिलेबस भी नहीं करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? क्या? विशाख दत्त, बिल्कुल सही बात, विशाख दत्त। और याद रखिएगा कि विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इससे मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। यह मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसके बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर ये पूछा है विशाख दत्त के बारे में तो कल पूछ सकता है अश्वघोष के बारे में, परसों पूछ सकता है कालिदास के बारे में, कभी पूछ सकता है भाष्य के बारे में, पूछ सकता है ना। तो इसका मतलब है कि एक पुस्तक पूछा है तो पुस्तक कोई भी वो पूछ सकता है। हो सकता है कादम्बरी पूछ दे, हो सकता है कुमार संभवम पूछ दे, हो सकता है गीतांजलि पूछ दे, कई पुस्तक, जितना भी पुस्तकें हैं जो ऐतिहासिक किताबें हैं, हो सकता है कि वो पूछा जा सकता है। हम लोग उसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे। चलिए साहब, अब देखिए, हो सकता है कि अगर किताब पूछा है ना तो आपको ये भी पूछ सकता है कि ये किसके दरबार में रहते थे और इनके किताब से कहाँ, किस इतिहास की जानकारी मिलती है। इस तरह से 2-3 तरह से सवाल यहाँ से पलट सकता है। ठीक है, हो सकता है पूछ देता कि विशाख दत्त की जो पुस्तक मुद्रा राक्षस है, इसमें किसके समय का इतिहास का वर्णन, बोल देगा गुप्त कालिक, मौर्य कालिक, समझ रहे हैं, इस तरह से दे देगा आपको। तो आपको ये भी कवर करना पड़ेगा। चलिए, एक तरफ देखिए हम पुस्तक का नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो रचनाकार हैं उनका नाम लिखे हैं, और तीसरी तरफ वो लिखे हैं जिनके दरबार में रहते थे या जिनके सीजन का, जिनके समय का कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है, वो चीजें हम लोग लिखे हैं। ठीक है साहब। चलिए एक चार्ट ही बना दिए ताकि, क्योंकि किताब पूछा जाता है साहब, किताब एकदम एक सवाल यहाँ से आउट ही रहता है दरोगा में, बीपीएससी में भी, दरोगा में भी, पत्रिका और किताब आउट ही रहता है। चलिए देखिए, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, 2 किताबें याद रखिएगा। ये विशाख दत्त का, अभी तो मुद्रा राक्षस पूछा है, और एक याद रखिए है देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाख दत्त का है, और इससे दोनों से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। क्लियर है साहब। चलिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य या बोलेंगे चाणक्य या बोलेंगे विष्णुगुप्त, इनकी किताबें तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और ये चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में रहते थे, और ये प्रधानमंत्री भी रहे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री भी रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था साहब। ठीक है साहब। और याद रखिएगा, इसे पता किसका चलेगा, मौर्यकालीन इतिहास का पता चलेगा। है देखिए पुस्तक किसका, अर्थशास्त्र का, लेकिन आपको पूछा जाएगा किसकी पुस्तक है, राजनीतिक शास्त्र की। किसका है, राजनीतिक शास्त्र का। हम लोग कई बार ऑप्शन में पूछ देता है कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसकी किताबें हैं, राजनीतिक का, इतिहास का, दे देगा इस तरह से। तो याद रखिएगा किसका है, राजनीतिक की पुस्तक है, और अर्थशास्त्र भी रहेगा कि अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का है, समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स लिख देगा। आप बुझिएगा कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। ऐसे पुराने बच्चे ऐसे नहीं करते, जो नए बच्चे होते हैं 11-12 पास करके फर्स्ट ईयर वगैरह में आए हैं, वो कर देते हैं गलती। चलिए, राजतरंगिणी, ये राजतरंगिणी, ये कलहन, और यहाँ से किसकी इतिहास का पता चलता है, कश्मीर, कश्मीर के इतिहास का पता चलता है साहब। याद रखिएगा, कश्मीर के इतिहास का पता राजतरंगिणी से पता चलता है। ये 8 अध्यायों में बटा हुआ है। ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये किसका है, पाणिनि का। अष्टाध्यायी किसका है, पाणिनि का है। ठीक है साहब। और पूछा जाएगा कि संस्कृत की पहली पुस्तक, तो क्या बोलेंगे, अष्टाध्यायी, संस्कृत की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। उसके बाद इंडिका, तो अभी जस्ट बोले हम लोग, किसका है, मेगास्थनीज का, और किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो बताइए कहाँ के इतिहास का पता चलेगा, मौर्यकालीन इतिहास का पता चलेगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, टॉलमी, कौन लिखा है, टॉलमी, कौन लिखा है, टॉलमी। ठीक है सर। अब देखिए टॉलमी को याद रखिएगा, टेलमी, टेल मतलब क्या था, कहना, मी मतलब मुझे, मतलब मुझे कहो, मतलब देखिए लॉजिकली बता रहे, क्योंकि ये किताब पूछा जाता है दोनों, और दोनों में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन का जो होता है चीजें, क्योंकि हम जहां गलती करते हैं ना, प्रयास रहता है मेरा कि बच्चा वहां गलती ना करे। जब भी कंफ्यूजन डालेगा, याद रखिएगा, जब भी पुस्तक डालेगा तो ये दोनों ऑप्शन में, और जब भी राइटर का नाम डालेगा तो ये दोनों एकदम हर हाल में रहेगा।
और याद रखिएगा इसको कैसे लॉजिकली, टेल मी मतलब क्या होता है, मुझे कहो, क्या कहो, भारत का भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, टेल मी भारत का भूगोल, याद रखेंगे, टेल मी भारत का भूगोल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेचुरल हिस्ट्री प्लानी, कौन है, प्लानी है। चलिए CU की अभी तुरंत बताए हैं, कौन लिखा है, ह्वेनसांग, और किसके दरबार में, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। महाभास कौन लिखा है, पतंजलि, और किसके दरबार में, पुष्यमित्र सुंग के दरबार में। रहीला अभी बताए थे ना, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए कई सवाल आपको ऐसे भी रिपीट हो जाता है, अभी भी ये बताए थे, ये बताए ना, इंडिका बताए हैं, इस तरह से आपका रिपीट होते रहता है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं ना साहब, तो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीजें नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कल्पसूत्र, ये किसके द्वारा, भद्रबाहु। और कल्पसूत्र किस धर्म का पुस्तक होगा, जैन धर्म का। किस धर्म का, जैन धर्म की पुस्तक है साहब। चलिए उसके बाद गाथा सप्तशतक कौन लिखा, हाल, कौन लिखा है, हाल लिखा है। और ये किस दरबार में, सातवाहन वंश के दरबार में रहते थे। बृहद कथा, देखिए बृहद कथा, तो ये गुणाढ़ के द्वारा लिखा गया, और किस वंश, सातवाहन वंश का इसमें इतिहास मिलता है। चरक संहिता चरक के द्वारा, और किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। माध्यमिक सूत्र ये नागार्जुन, और याद रखिएगा कि माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ही सबसे पहले सापेक्षिकता के सिद्धांत को दिया था, और ये भी किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। और ये साहब काफी ही VVI है, ये काफी ही VVI है, कई बार BPSC भी पूछा है। चलिए महाविभास सूत्र कौन लिखा है, वसुमित्र, कौन लिखा है, वसुमित्र, और ये कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। बुद्धचरित, शौर्यानंद, अश्वघोष, और किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में, ठीक है साहब। अच्छा एक मिनट रुकिए, अश्वमेघ है, हाँ अश्वमेघ, मिस्टेक है ये, ठीक है, नहीं ये पुस्तक का नाम है। एक मिनट रुकिए, हाँ ये मिस्टेक है, ये पुस्तक का नाम है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पुस्तक का नाम है, और ये जो पुस्तक लिखा गया इसी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है पंचतंत्र कौन लिखा है, विष्णु शर्मा, कौन लिखा है, विष्णु शर्मा। और किसके दरबार, किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ऐसा हुआ था। ये जो किताब लिखा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ज्योतिषी ये किताब का नाम है, कौन लिखा, छपनक। और याद रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि छपनक का संबंध किस क्षेत्र से है, यार ज्योतिष शास्त्र से। किससे है, ज्योतिष शास्त्र से। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आयुर्वेदाचार्य ये कौन लिखे हैं, धावंतरी, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये भी। चलिए उसके बाद लीलावती, ये किसकी किताब है, गणित की किताब है। कई बार पूछेगा लीलावती निम्नलिखित में से किसकी पुस्तकें हैं, तो याद रखिएगा गणित की। और कौन लिखा है, भास्कराचार्य, कौन लिखा है, भास्कराचार्य। और किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में साहब। 2-4 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा आपको। चलिए उसके बाद देखिए कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, और इसके साथ बाणभट्ट, ये कौन लिखा है, और हर्षचरित्र ये कौन लिखा है, अच्छा ये हाँ ये नहीं मिस्टेक हो गया, ये यहाँ आना था ना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान में रखिएगा कि कादम्बरी और हर्षचरित्र ये दोनों जो किताबें हैं लिखा है बाणभट्ट, और किसके दरबार में रहता था, ये हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों जो लिखा है वो कौन लिखा, हर्षवर्धन। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है ना, कई इतिहासकार ये बोलता है कि हर्षवर्धन खुद ये नहीं लिखा, बल्कि एक राइटर था जिसका नाम था धावक, उसको कुछ घूस दे करके, इनाम दे करके ये लिखवाया था, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग को पूछा जाएगा तो बोलेंगे हम लोग हर्षवर्धन, ठीक है। तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये हर्षवर्धन। चलिए मताविलास प्रहसन, ये कौन लिखा है, महेंद्र वर्मन, ये खुद शासक था। किरातार्जुनियम, ये भी कई बार पूछा गया सब, ये भी VVI है। किरातार्जुनियम ये भारवी लिखा है, और किसके दरबार में, श्री विष्णु के दरबार में। और किस वंश का शासक था, पल्लव वंश का। 10 कुमार चरित्र ये कौन लिखा है, दंडी, और ये नरसिंह वर्मन के दरबारी थे, ठीक है साहब। मिच्छकटिकम ये भी साहब VVI है।
ठीक है ना। और ये किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा। और इसे किस समय का इतिहास का पता चलता है? गुप्तकालीन इतिहास का पता चलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखा है? कालिदास लिखा है। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए साहब, और एक किताब और इनका है मालविका मित्र, इन्हीं का है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका मित्र। ये जो है सो कालिदास का ही है और ये बीपीएससी पूछा है साहब, ये बीपीएससी पूछा है और ये VVI भी है। ठीक है साहब। उसके बाद देखिए हिस्टोरिका, ये कौन देखा? हेरोडोटस। और ये कहाँ का लेखक था? यूनानी लेखक था। और याद रखिएगा साहब, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता, इतिहास का पिता। और इन्होंने लिखा है हिस्टोरिका। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 3 सवाल है बस, ये खत्म हो जाएगा सेट। चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही पूछता स्वतंत्र भारत का प्रथम, यहाँ पर भारतीय अगर जोड़ देता, भारतीय अगर जोड़ देता तब हम बोलते सी राजगोपालाचारी। अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन। अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब बोलेंगे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अब देखिए साहब, इस तरह से हो गया तो हो सकता है कि आपको पूछ सकता है बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा साहब कि बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है साहब। और पूछेगा कि बंगाल का, देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर, और तो क्या जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, तो वो भी क्या जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। क्यों हो जाएगा? समझिएगा कि बंगाल का पहले हुआ करता था गवर्नर, लेकिन उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पद का नाम कर दिया, पहले हुआ करता था गवर्नर। ठीक है साहब। तो गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव तो बना, लेकिन लास्ट में अंतिम में बंगाल में जो गवर्नर बना वो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। लेकिन अब गवर्नर के पद का नाम बदल करके कर दिया गया गवर्नर जनरल। आए समझ बातें? गवर्नर जनरल। अब बताइए, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था, अब हो गया गवर्नर जनरल, तो ये भी कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स। समझिएगा, यहाँ से सवाल आपको फंसाने के लिए एकदम पूछेगा, इसीलिए करके एक लॉजिकली याद रखिएगा। देखिए, जैसे कि आपके गांव का मान लेते हैं कि मुखिया बन गया है रंगललवा, रंगललवा कौन सी बन गया? मुखिया बन गया आपके गांव का। ठीक है। कोनो पंचायत का, मान लीजिए ना आप ही के पंचायत का है, मुखिया हो गया कौन? रंगललवा। मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। मान लीजिए कि 3 वर्ष आपका गांव का रंगललवा क्या बन गया? ये मुखिया बन गया, और मुखियागिरी किया 3 साल, 5 साल का कार्यकाल होता 3 साल, लेकिन वो बढ़िया से काम नहीं किया। आपके गांव का लोग उसका नाम मुखिया से बदल करके रख दिया दुखिया। क्या रख दिया? दुखिया। मुखिया नहीं, अपने वो दुखिया है, समझ रहे हैं? अपने झकते रहता है कि नहीं, तो हो गया दुखिया। अब बताइए 3 साल तो ही रहा, लेकिन 2 साल फिर भी दुखिया कौन रहेगा? अब रंगललबेन रहेगा। कौन रहेगा? रंगललबेन रहेगा 2 साल। तो पूछेगा, अब देखिए आपके गांव वाला ने सब दिन मुखिया को दुखिया कर रहा है, जो भी आएगा क्या कहेंगे? उसको दुखिया कहेंगे। तो पूछेगा कि आपके गांव का अंतिम मुखिया कौन था? क्या बोलेंगे? रंगललवा। अब पूछेगा कि आपके गांव के प्रथम दुखिया कौन था? कौन था? रंगललवा। ऐसा बात है। तो प्रथम अंतिम मुखिया भी रंगललवा और प्रथम दुखिया भी रंगललवा, ऐसा बात है। उसी तरह से बंगाल का बोलेगा अंतिम गवर्नर, तो और इसी को फिर बना दिया गया गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ऐसा बात है। चलिए, ये तो हो गया। अब जो बंगाल में कहलाएगा गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। और ऐसा बात है। अब देखिए साहब, फिर जाकर के क्या हुआ? चार्टर अधिनियम 1833 जब आया ना, तो फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। अब देखिए, इसका नाम बदल करके 1833 में
चार्टर अधिनियम आया तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए कहाँ का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब बताइए कि पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। क्यों, क्योंकि अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा चार्टर अधिनियम के तहत, अब होगा भारत का। तो पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो विलियम बेंटिक ही, यही होगा ना। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर देखिए 1858 का अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1858। तो 1858 में क्या हुआ, अभी देखिए क्या बन रहा था, भारत का गवर्नर जनरल। और इस समय जो था 58 के समय कैनिंग था, कौन था, कैनिंग था। अब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके कर दिया गया भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कर दिया गया। अब बताइए कैनिंग था गवर्नर जनरल, यही बन गया भारत का वायसराय, कैनिंग। अब पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, अब भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, ऐसा समझ बात है। चलिए अब जब देश आजाद हुआ, आजादी के समय क्या हो गया कि अब उसका नाम देखिए, आजादी तक रहा वायसराय, आजादी तक रहा वायसराय। तो वायसराय बना कौन, माउंट बेटन, माउंट बेटन। लेकिन जब देश आजाद हो गया तब फिर से वायसराय का नाम चेंज करके कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। देखिए अंतिम वायसराय कौन, माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत हो गया ना, भारत क्या हो गया, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन, माउंट बेटन ही ना, ऐसा बात है। ये कौन खेल हो गया, ऐसा बात है। तो बोलिए तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। और बंगाल का, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल इसीलिए तो करम से नहीं बोले कि स्टेप छलांग मार दिए हम जानते थे तोता जैसे बोलिएगा। वही कहानी बताए थे ना एक दिन, तेज और बहुत बच्चा वाला, वही कहानी कर दिया आप लोग। तो वैसा नहीं करना है साहब। बताइए भारत का अंतिम वायसराय कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, कौन, कैनिंग। चलिए ये गड़बड़ा जा रहा है, गड़बड़ा गया। दो सवाल था तो जल्दी खींच देंगे। बस छोटा छोटा है, जल्दी से कर देते हैं। हाँ ये तो हो गया था ना, अभी ये हो गया ना। अच्छा डिस्क्रिप्शन बोल देते हैं। चलिए देखिएगा साहब, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंट का जो कार्यकाल रहा मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। प्रथम भी अंतिम भी, इसके बाद राष्ट्रपति हो गया। इसके बाद गवर्नर जनरल का स्थान कौन ले लिया, राष्ट्रपति ले लिया। इसीलिए फर्स्ट भी और लास्ट भी। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जिसका कार्यकाल 1757 से 60 एवं 1765 से 67 तक रहा। ठीक है साहब। चलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, जिसका कार्यकाल 1772 से 85 तक रहा। आप देख लीजिए जो बातें आपको पहले बोले थे वही लाइन में लिखा हुआ है ना। चलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 62 तक रहा। और भारत का अंतिम वायसराय
तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है साहब। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जल्दी से एक सवाल है बचा हुआ कर लेते हैं। चलिए साहब, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर और दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की? बताइए साहब, क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन, तो है वो इंग्लिश वाला ने बोलिए, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये दीवान आमिर को कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। और आपको पता है कि 2022 का जो मेंस का सवाल था उसमें सारे शासक और जो भी इस समय का बना हुआ संस्था था उसके बारे में आपको बता दिए थे ना साहब। चलिए बता दिए थे तो आप वहां जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो फिर आपका टाइम किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी है, इसमें सारे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, देख रहे हैं। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने शुरू किया, दीवान मुक्त खराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवान बंदगान ये दास विभाग फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात ये दान विभाग फिरोज शाह तुगलक, दीवान इतिहास ये पेंशन विभाग था और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है साहब। और उस समय वजीर होता था प्रधानमंत्री, मुशर्रफ मुबालिक ये महालेखागार होता था जो आय और व्यय का लेखा रखता था, और सदर सुदूर धर्म और दान विभाग हुआ करता था। ये 22 वाले में हम लोग सब बताए हैं ना। चलिए वहां पे देख लीजिएगा। चलिए साहब, अगला है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख वक्स के नाम से जाने जाते थे? आंसर क्या जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए साहब, ये लास्ट सवाल है, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए साहब, ऐबक जो गुलाम वंश का कौन था? संस्थापक था। 24 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया था, जो तुर्क मुसलमान था। कौन मुसलमान था? तुर्क मुसलमान था, मतलब तुर्किस्तान से आया हुआ ये मुसलमान था। ठीक है साहब। ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था, मतलब मोहम्मद गौरी इसे खरीदा था। ठीक है साहब, और इसे गुलाम बना था। चलिए, एवं अपनी राजधानी लाहौर, ये भी मोहम्मद गौरी भी दूसरे से खरीदा था। ठीक है, ये भी हाँ वो बताएंगे जब पढ़ाएंगे उसमें तब डिटेल्स में। और अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? लाहौर को बनाए। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किया और अपनी राजधानी कहाँ बना ली है? लाहौर को। ऐबक दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए। तो याद रखिएगा 2.5 दिन की झोपड़ा जो है ये भी मस्जिद है। एक बार सवाल पूछा गया था कि ऐबक के द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है, लिखा हुआ था विद्यालय, मस्जिद, मंदिर, समझ रहे, इस तरह से दिया हुआ था। तो याद रखिएगा ये मस्जिद है। चलिए, और कुबत उल इस्लाम ये कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में। ऐबक को लाख वक्स यानी लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, धर्म के नाम पे लाखों का दान दे देता था। ठीक है साहब, इसीलिए करके इसे लाख वक्स कहा गया है। कुतुब मीनार की नींव कौन डाला था? ऐबक डाला था। बनाना शुरू ये किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। पूरा जो किया था इल्तुतमिश किया था, जो केवल एक मंजिल तक बनवा पाया था। कौन एक मंजिल बनवाया? ऐबक। ऐबक जो है ना केवल एक ही मंजिल बनवा पाया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के हो गया था साहब। चौगान खेलते समय हो गया था, तथा लाहौर में इसे दफना दिया गया। इसकी जो राजधानी थी वहीं पर इन्हें दफना दिया गया। ऐबक का जो उत्तराधिकारी बन गया उसका बेटा आराम शाह, और आराम शाह एक अयोग्य शासक था जो केवल 8 महीना तक रहा, और 8 महीने के बाद इसे हटा करके इल्तुतमिश शासक बन गया। ठीक है साहब। चलिए, इतना ध्यान में रखना हम लोगों का। हिस्ट्री का बस इतना ही सवाल था, केवल इतना ही 10 सवाल ही पूछा गया था उसमें। ठीक है साहब, बाकी ज्योग्राफी उसमें थोड़ा अधिक पूछा है। तो चलिए साहब, हिस्ट्री का सेट हो गया, प्रीवियस ईयर का जो भी 2021 का था वो। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, कल देखा जाएगा।